सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और खूब मन लगाकर अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर सिटीजनशिप का नेक्स्ट पार्ट विच इज़ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में किस आर्टिकल्स और किस पार्ट में बताया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके तो प्रीवियस लेक्चर जो इसी चैप्टर का पार्ट फर्स्ट था, ओके तो उसमें हमने पढ़ा कि सिटीजन्स कौन होते हैं, सिटीजनशिप क्या होती है, इसी के साथ सिटीजनशिप क्या प्रोवाइड करती है किसी सिटीजन को। इसी के साथ हमने पढ़ा कि एक देश में कितने तरह के लोग रहते हैं यानी कि सिटीजन्स और एलियंस। फिर हमने सिटीजन्स के बारे में पढ़ा, सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड हैं और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। इसी के बाद हमने पढ़ा एलियंस कौन होते हैं, फ्रेंडली एलियंस कौन है, एनिमी एलियंस कौन है। ओके इसके बाद हमने पढ़ा कि फ्रेंडली एलियंस को कौन कौन से जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड हुए हैं और साथ में हमने एनिमी एलियंस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से राइट दोनों को, एनिमी और फ्रेंडली एलियंस को प्रोवाइड है। यहाँ पर हमने आर्टिकल 14 पढ़ा, आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 20, देन आर्टिकल 22, देन आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में पढ़ा। फिर हमने बात करी कि कौन कौन से राइट इनको नहीं दिए गए, तो वो कौन से थे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 जो एलियंस को नहीं दिए जाते बट सिटीजन्स को प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, उस देश के नागरिक को। ओके तो आई होप आप सब ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखें क्योंकि घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलराइट तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो पार्ट 2 में बताए गए हैं। इट कंटेन नाइदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलेबोरेट प्रोविजन। इसके रिलेटिव यानी कि सिटीजनशिप के बारे में ना तो कोई परमानेंट और ना ही कोई इलेबोरेट करके प्रोविज़न दिया गया है। ओके बस ये बताया गया है कि जब संविधान लागू किया गया था तब कौन कौन से लोग जो हैं वो सिटीजन थे इंडिया के, ठीक है। ये किसी भी एक्यूजेशन और लॉस ऑफ सिटीजन्स के बारे में नहीं बताता। और यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि इन्होंने पार्लियामेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई लॉ इनेक्ट करना होगा इनको सिटीजनशिप में तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन के बारे में ना तो परमानेंट और ना ही इलेबोरेट करके कोई प्रोविज़न दिया गया है, इसीलिए सिटीजनशिप के लिए 1955 में एक्ट पास किया गया। देन सिचुएशन के हिसाब से इसके बाद बदलाव किए गए, जैसे अमेंडमेंट की गई 1986 में, देन 1992 में की गई, देन 2003 में करी गई, उसके बाद 2005, 2015 एंड 2019 में अमेंडमेंट्स की गई थी। इन सबको हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, बट आज का हमारा जो टॉपिक है सिटीजनशिप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स में बताया और वो आर्टिकल्स क्या बताते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए पर्सन बिकेम एन इंडियन सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950 इफ दे मेट एनी फॉलोइंग कंडीशन। एक पर्सन इंडिया का सिटीजन हो सकता है एक पर्सन इंडिया का सिटीजन हो सकता है 26 जनवरी 1950 तक अगर वो इंडिया में पैदा हुआ हो, उसके पेरेंट भी इंडिया में पैदा हुए हों, जहाँ वो 5 साल तक, एटलीस्ट 5 साल तक कॉन्टिन्यूसली वो इंडिया में रह रहा हो 26 जनवरी 1950 से पहले। ये लोग ओरिजिनली इंडियन सिटीजन कहलाए थे। इसी के साथ आर्टिकल 6,
सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान टू इंडिया, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। ये दो तरह की कैटेगरी को कवर करता है, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे पार्टीशन के टाइम पे। सबसे पहले वो लोग जो इंडिया में 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे और उसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे। इन दोनों को हम अभी कवर करते हैं। तो पहला ये है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुके हैं इंडिया में, तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन हैं इंडिया के, उनके पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट अगर इंडिया में बोर्न हुए थे। ओके, इसी के साथ अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए होंगे तो उन्हें रजिस्टर करवाना पड़ता था और 6 महीने इंडिया में रहना पड़ता था। और रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले 6 महीने इनको इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है, पड़ता था, तब इनको सिटीजन मिलती थी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 7 विच इज राइट ऑफ माइग्रेंट टू पाकिस्तान। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक तो क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। अब आप आर्टिकल करते हैं, तो अब आर्टिकल करते हैं 7 विच इज राइट ऑफ माइग्रेंट टू पाकिस्तान। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए और वो इंडियन सिटीजन नहीं रहे, ओके, एक्सेप्ट अगर वो लीगल परमिट लेकर वापस आए हों, ठीक है, यानी कि रीसेटलमेंट के लिए वहाँ से परमिट लेके इंडिया में आए हों, तब वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। यानी कि पहले पाकिस्तान में चले गए, देन इंडिया में आए और इंडिया में रहना चाहते थे, तो इंडिया के रेजिडेंट बन सकते थे जो रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने तक इंडिया में रहे हों। ओके, तो इसी के साथ ये प्रोविज़न क्या करती है, डिस्टिंग्विश करती है दो तरह के लोग, जो लोग पहले इंडिया को छोड़ चुके थे फिर बाद में लीगल परमिट लेके वापस आए। ओके, देन आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ इंडियन रिजाइडिंग अब्रॉड। इसका क्या मतलब है, जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं पर बाहर रह रहे हैं वो सिटीजन बन सकते थे अगर वो इंडिया में पैदा हुए हों, या उनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हों, या उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हो, रजिस्टर करवाया हो इंडियन कंसल्टेट से, ओके, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 9 नो ड्यूल सिटीजनशिप। अगर किसी पर्सन ने किसी फॉरेन कंट्री की अगर सिटीजनशिप ले ली है तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन नहीं रह सकता, उसकी इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया में ड्यूल सिटीजन अलो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इंडियन सिटीजन यूएसए में रह रहा है तो उसको इंडियन की सिटीजनशिप कैंसिल करवानी पड़ेगी अगर उसने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली है, तो फिर वो इंडिया में वोटिंग नहीं कर सकता और इंडिया के अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जैसे वोट देना, ठीक है, इलेक्शन में खड़ा होना, ये सब चीज़ें। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 10 की तरफ, कॉन्टिन्यूशन ऑफ सिटीजनशिप। तो कहा ये गया है कि जो आर्टिकल 5 से लेके 9 तक के लोग सिटीजनशिप ले चुके हैं वो इंडियन के ही सिटीजन रहेंगे जब तक पार्लियामेंट कोई नया लॉ ना बनाए। ओके, इसके बाद है आर्टिकल 11। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि सिटीजन के रिलेटिव कोई भी लॉ बना सकता है। तो इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट के पास फुल पावर है ये डिसाइड करने की कि सिटीजन कैसे मिलेगी, जिसको आप एक्यूजेशन ऑफ सिटीजनशिप के नाम से जानोगे, और सिटीजनशिप कैसे ख़त्म होगी यानी कि टर्मिनेशन कैसे होगा, और सिटीजनशिप से रिलेटेड अनदर मैटर्स क्या हो सकते हैं। ओके, और इसी को यूज़ करके पार्लियामेंट ने इसी पावर को यूज़ करके न्यू एक्ट बनाया था विच इज सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, इसी के बेस पर बना था। तो इस जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें हम डिटेल में करेंगे सिटीजनशिप 1955 एक्ट। ओके,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर को लाइक शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेहराज मास्टरी क्लासेस। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। बाय एवरीवन। जय हिंद।